So hello everyone and welcome to my YouTube channel Brilliant Chemistry। तो प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट फर्स्ट किया था जिसमें हमने लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ा था। तो आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग पार्ट सेकंड जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स लर्न टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। सबसे पहली बात आती है कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, दो एटम्स या फिर दो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसकी वजह से दो एटम या फिर दो आयन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, पास आते हैं, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड कह रहे हैं। अब किस वजह से दो एटम या फिर दो आयन एक दूसरे के पास में आ सकते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, या फिर हो सकता है कि दोनों में से एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, या हो सकता है कि दोनों आयंस की फॉर्म में आकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि इसी बेस पर केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, मोस्ट प्रोबेबली केमिकल बॉन्ड 4 टाइप्स के होते हैं। वन इज आयनिक बॉन्ड, सेकेंड इज कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड इज coordination bond, and fourth one is metallic bond। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? दो आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब आयंस क्या होते हैं, आयंस कैसे बनते हैं? तो जब भी कोई एटम, फॉर एग्जांपल हमने एटम ले लिया यहाँ पर ए, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यानी रिमूव कर दिया। तो इस एटम पर इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो अब इसे हम आयन कहेंगे, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसे हम पॉजिटिवली चार्ज आयन, दैट मीन्स कैटायन कहते हैं। ओके। और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से उस एटम पे नेगेटिवली चार्ज आयन आ जाता है। तो एटम पर जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसे हम नेगेटिवली चार्ज्ड आयन या फिर एनायन कहते हैं। तो आयन कैसे बनते हैं? जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसे पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है, जिसे हम कैटायन कहते हैं। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उस पर नेगेटिवली चार्ज आयन आ जाता है, जिसे हम नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, दैट मीन्स अनायन कहते हैं। अब बात ये आती है कि कोई एटम कब तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो चलिए इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन को लुईस डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अनदर एग्जाम्पल है क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1s2, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 होता है, यानी क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पर हम 7 इलेक्ट्रॉन्स को लुईस डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। बात ये आती है कि वाई सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा? इसका तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और सोडियम पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, रिमूव कर दिया, तो सोडियम में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी यहाँ पर S और P दोनों सब ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो चुके हैं, यानी सोडियम अब स्टेबल स्टेट में आ चुका है। ऐसा ही क्लोरीन के साथ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि गेन करेगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्लोरीन के पास 3s2, 3p5 यानी p में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो 3p4 हो जाएंगे। अब तो ये और भी अनस्टेबल हो गया, इसके पास p ऑर्बिटल जो क्या है वो इनकम्प्लीट है, फिल्ड नहीं है प्रॉपर। लेकिन जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्लोरीन के पास p सब ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि पहले क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्लोरीन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आप देख सकते हैं s p सारे ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल अब फुली फिल्ड हैं, तो अब क्लोरीन क्या हो चुका है? स्टेबल हो चुका है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। सो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है तो हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन बनकर तैयार हो जाते हैं। अब ये दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ध्यान रखना, दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स कैटायन और एनायन, इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, और इवन इतने पास आ जाते हैं कि इनकी बीच का बॉन्ड भी हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो हम NaCl को इस टाइप से शो करते हैं, ना कि Na बॉन्ड Cl। इसका रीजन यही है क्योंकि आयनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके बीच में बॉन्ड नहीं पाया जाता, यानी हम उनके बीच के बॉन्ड को बॉन्ड ना करके ये कहेंगे कि इनके बीच में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से दोनों एटम्स, दोनों आयंस जो वो एकदम से एक दूसरे के पास आ गए हैं और एक कंपाउंड का, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया है। तो जब सोडियम कैटायन और क्लोरीन एनायन, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो ये NaCl बना लेता है सोडियम क्लोराइड। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये स्टेबल हो चुका है। एक कंसेप्ट ये भी आता है कि किसी भी एटम को बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
तो फ्री स्टेट में फ्री स्टेट में मोस्टली एटम्स जो होते हैं वो स्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी हाई रहती है। लेकिन जैसे ही कोई एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है और वो स्टेबल हो जाता है। तो स्टेबिलिटी के लिए एटम्स जो होते हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। तो ये था आयनिक बॉन्ड। अब क्वेश्चन आता है कि आयनिक बॉन्ड किन के बीच में बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। आयनिक बॉन्ड जो है वो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल कौन कौन सी हो सकती है, मेटल हो सकती है ग्रुप फर्स्ट की मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो ये सारी क्या है, मेटल्स हैं। और नॉन मेटल कौन कौन सी हो सकती है, तो नॉन मेटल है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। होता क्या इसमें, मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में ट्रू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जानते हैं ना मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहाँ पर मैग्नीशियम के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, तो आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4। तो मैग्नीशियम को नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे। तो जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन में 2p4 मतलब p ऑर्बिटल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ जाएगा। -2 चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो Mg2+ एंड O2- 2 आयन बन चुके हैं। अब इनके बीच में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से ये कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस टाइप से एक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड मोस्टली 2 आयन्स के बीच में बनता है, जिसमें एक पॉजिटिव आयन यानी कैटायन होता है, दूसरा नेगेटिव आयन यानी एनायन होता है। 2 अपोजिटली चार्ज्ड आयन होने की वजह से इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से दोनों आयन्स इवन इतने पास आ जाते हैं कि वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसीलिए हम क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लग रहा है, तो हम कभी भी इनके बीच में बॉन्ड शो नहीं करते। सो ये हो गया आयनिक बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड के कौन कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। इसके अलावा हम आयनिक बॉन्ड को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर
दो एटम्स के अगर दो एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो सपोज देखो जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर क्लोरीन है। पोटेशियम और क्लोरीन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है, तो क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया यानी अट्रैक्ट कर लिया, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और बिकॉज पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन चला गया तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप से भी दोनों आयन बन जाते हैं। सो हमने ये तो देख लिया कि आयनिक बॉन्ड बनते कैसे हैं। अब हम देखेंगे आयनिक बॉन्ड के कुछ स्पेशल फीचर्स। सबसे पहला आता है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन रिजिड होते हैं। आयनिक बॉन्ड नॉन रिजिड होते हैं। नॉन रिजिड का मतलब क्या है? देखो रिजिड का मतलब होता है कि मान के चलिए यहाँ पर कोई दो एटम है ए और बी, उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। रिजिड का मतलब है कि हम इस बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते या फिर ये दोनों एटम एक दूसरे के और पास नहीं आ सकते, ये रिजिड हो चुके हैं। दैट मीन्स मान के चलो ये एक एटम है, ये एक एटम है, दोनों ने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, एक बॉन्ड बना लिया। अब ये एक एटम, ये दूसरा एटम, रिजिड का मतलब अब ये एटम फिक्स्ड हो चुके हैं, इनके बीच का बॉन्ड फिक्स्ड हो चुका है, ये एक दूसरे के और ज़्यादा पास नहीं आ सकते, ये फिक्स हो चुके हैं। तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलेंगे रिजिड। जो फिक्स्ड हो जाता है उससे हम बोलेंगे रिजिड। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड है वो रिजिड नहीं होते। उसका रीजन क्या है? हमने अभी देखा था कि आयन यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, और इतना ज़्यादा पास आ जाते हैं कि इनका बॉन्ड जो है वो नॉन रिजिड हो जाता है। नॉन रिजिड का मतलब ये इजीली एक दूसरे के पास आ सकते हैं, क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन रहेंगे ना। तो ये तो है नहीं कि भाई सोडियम इतनी दूरी पर रहेगा, क्लोरीन इतनी दूरी पर रहेगा और इनके बीच का बॉन्ड इतनी दूरी पर रहेगा, ऐसा नहीं है। दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं इस टाइप से। तो ये आयनिक बॉन्ड है वो नॉन रिजिड होता है, यानी मॉलिक्यूल कितने भी पास एक दूसरे के आ सकता है। सेकेंड कैरेक्टर है कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। अब नॉन डायरेक्शनल से मतलब, नॉन डायरेक्शन से मतलब है कि ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आयन है इसकी सिर्फ इसी डायरेक्शन में क्लोरीन आकर जुड़ेगा, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। देखिए वो सेम चीज़, एक ही कंसेप्ट है जिस पर ये पूरी बात चल रही है कि सोडियम आयन यानी पॉजिटिव आयन है, जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में उसके साथ नेगेटिव आयन जुड़ेगा। भाई ये तो चार्ज है, चार्ज के तो चारों तरफ आयन्स प्रेजेंट रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ। तो क्लोरीन जो है वो इसके चारों तरफ प्रेजेंट रहेगा, एक सर्किल में क्या करेगा, इससे बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। सोडियम आयन के साथ क्लोरीन इस डायरेक्शन में जुड़ सकता है, इसमें भी किसी भी डायरेक्शन में आकर जुड़ सकता है। यानी दो आयन्स के बीच में बॉन्ड बनने की कोई डायरेक्शन नहीं होती। आयन पॉजिटिव आयन बीच में रहता है और नेगेटिव आयन उसकी चारों तरफ मूवमेंट करते रहते हैं, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। किसी भी डायरेक्शन में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है, लग सकता है। तो जो आयनिक बॉन्ड है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। थर्ड, आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो
इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं? क्योंकि बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए या फिर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हायर टेम्परेचर यानी बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। यही रीज़न है कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिस पर कोई मॉलिक्यूल कोई कंपाउंड बॉइल होना स्टार्ट हो जाए। सो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्योंकि बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो थोड़े से टेम्परेचर पे टूटता नहीं है। अट्रैक्शन थोड़े से टेम्परेचर पे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन थोड़े से टेम्परेचर पर दूर नहीं हो सकते। इनको दूर करने के लिए हमें हायर टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अभी तक हमने 3 इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर देख लिए। ये नॉन रिजिड होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है और इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं जिन कंपाउंड में पाए जाते हैं वो आयनिक कंपाउंड है। तो ऐसे कंपाउंड मोस्टली क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं, सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, ये आपने देखा है सॉल्ट तो किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होता है। तो आयनिक बॉन्ड जिन भी कंपाउंड में पाए जाते हैं वो कंपाउंड कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट आयनिक बॉन्ड, ठीक है, अगर सॉलिड स्टेट में है यानी आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते। कंडक्टिविटी यानी चालकता, इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टिविटी शो नहीं करते, लेकिन जैसे ही ये मॉल्टन या फिर इनको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये कंडक्टिविटी यानी चालकता, विद्युत के प्रति अपनी चालकता यानी कंडक्टिविटी शो करने लग जाते हैं। तो एक हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता चल गया कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट रहते हैं, ये सॉलिड स्टेट में तो कंडक्टिविटी शो नहीं करते, किसी भी टाइप की चालकता शो नहीं करते, कोई भी करंट शो नहीं करते। लेकिन जैसे इनको मॉल्ट कर दिया जाए, मतलब थोड़ा पिघला दिया जाए या फिर इनको किसी एक्वस यानी पानी में डाल दिया जाए तो ये क्या करने लगते हैं? कंडक्टिविटी शो करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देखे हैं आयनिक बॉन्ड के। अब नेक्स्ट आता है कोवैलेंट बॉन्ड की। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और उसके क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं ये भी हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं, हमारा सेकेंड टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एटम है ए एंड बी, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोई एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कब करेगा? जब उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन,
दोनों ऑक्सीजन के पास ही 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के पास ही 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था लुईस स्टोट स्ट्रक्चर में कि 6 इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल में। इनको चाहिए कितने स्टेबल होने के लिए? 8 चाहिए। इसका मतलब 2 और चाहिए इनको। तो अभी क्या करेंगे ना, देखो दोनों की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है सेम है, दैट मीन्स दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। तो यहाँ पर दोनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे अनदर एग्जांपल लेते हैं हम HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होने की वजह से ये भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। सो कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे दो एटम्स के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो जैसे कि दो ऑक्सीजन के बीच में बनने वाला बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में बनने वाला बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब इसकी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। इसका पहला फीचर्स है कि ये रिजिड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड रिजिड होता है। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी, रिजिड का मतलब कि एक प्रॉपर डिस्टेंस के बाद में, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे ये दो एटम एक दूसरे के और ज़्यादा पास नहीं आ सकते। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, मान के चलिए इनके बीच का ये बॉन्ड है, तो अब चाह कर के भी हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के ज़्यादा पास नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ये रिजिड बॉन्ड है, फिक्स्ड बॉन्ड है, ये और ज़्यादा पास में नहीं आ सकते। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलेंगे रिजिड बॉन्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये डायरेक्शनल होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर की होती है। कैसे होते हैं डायरेक्शन नेचर की? इनकी प्रॉपर एक डायरेक्शन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्लोरीन ये रहा एंड वन अनदर क्लोरीन ये रहा, एक दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। तो जहाँ पर शेयरिंग की बात हो रही है वहाँ पर डायरेक्शन तो अलग हो ही नहीं सकती, डिफरेंट हो ही नहीं सकती। तो जब दोनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इनकी डायरेक्शन सेम होगी, एक होगी। तो ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। इनकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है कि इनको इस डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करनी है। ओके, सो ये है कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर पे कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। थर्ड नंबर पे आता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखो नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेट, मतलब दो एटम एक एक कोऑर्डिनेशन से बनने वाला बॉन्ड। कैसे बनता है चलो देखते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। बनता कैसे है? तो अभी तक हमने ये देखा कि आयंस में तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनते हैं, दोनों में अट्रैक्शन होता है और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बात आती है कोवैलेंट बॉन्ड की। तो हमने कोवैलेंट बॉन्ड के केस में देखा कि यहाँ पर तो क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी सेम है। तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो और उस बॉन्ड की नेचर कैसी होती है कि रिजिड होता है,
फिक्स डिस्टेंस पे बंधा हुआ रहता है एंड डायरेक्शनल होता है, यानी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है कि भाई इस डायरेक्शन में एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा देकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब थर्ड बात आती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता तो कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा ही है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, बट शेयरिंग दो एटम्स की, तो दोनों एटम बराबर की ना करके एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता है। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग सिर्फ एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से नहीं होती। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है, ये एटम बी है, ठीक है। अब मान के चलो एटम ए है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ऐसे एटम को हम कह देते हैं मेटल कैटायन। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की सबसे ज्यादा कमी किसके पास रहती है, मेटल्स के पास। तो एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी यानी कमी है और जिनके पास खाली ऑर्बिटल पड़े हैं, सो ऐसे एटम को हम बोल देते हैं मेटल कैटायन, यानी ये होते हैं एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। दूसरा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा यानी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास कोई लोन पेयर है, भाई दो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, भाई तो रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये क्या करेगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा ये, तो इससे हम बोलते हैं लिगेंड या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वो करेगा जिसके पास खाली यानी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, चाहे वो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में हो, चाहे वो लोन पेयर के फॉर्म में हो। इलेक्ट्रॉन लेने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा यानी मेटल कैटायन होगा। इलेक्ट्रॉन डोनर यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम इलेक्ट्रॉन डोनर कहेंगे और इसे लिगेंड भी कहा जाता है। तो अब ये क्या करेगा, ये इस मेटल को यानी इस एटम ए को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहेंगे। फॉर एग्जांपल किस टाइप के एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है, तो एक है अमोनिया, एक है BCl3। आप जानते हैं कि BCl3 तो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, इसके पास तो इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और अमोनिया जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पर वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। तो ये BCl3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इससे जो बॉन्ड बन रहा है उससे ही हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। तो आई होप दैट आपको ये तीनों बॉन्ड अभी तक क्लियर हो चुके हैं, समझ में आ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जबकि कोवेलेंट, कोऑर्डिनेशन इनकी डायरेक्शनल नेचर होती है और ये रिजिड प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो अब हम लास्ट फोर्थ पे बात करेंगे, मेटालिक बॉन्ड। ओके, तो अब हम लास्ट फोर्थ वन की बात करेंगे, मेटालिक बॉन्ड।
अब मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो नाम से पता चल रहा है मेटेलिक यानी मेटल, बॉन्ड यानी बॉन्ड। दो मेटल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड होता है, यानी इसमें दो मेटल्स रहेंगे और दो मेटल आपस में मिलकर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगी उसे हम मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि दो मेटल आपस में कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है, फिर इनके बीच में बॉन्ड कैसे बन सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब मेटल सॉलिड फॉर्म में होती हैं तो मेटल के ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे फैला हुआ रहता है, जिसकी वजह से आप जानते हैं मेटल में पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं उनके थ्रू दोनों मेटल्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। मान के चलो एक मेटल ही है M, इस मेटल पर जो चार्ज है वो काफी दूर में फैला हुआ है, ठीक है। दूसरी मेटल का चार्ज जो है, तो मेटल के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन होने से मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी दो मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और ये कब होता है, तो जब भी मेटल सॉलिड स्टेट में होता है तो मेटल के ऊपर चार्ज फैला हुआ रहता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में चार्ज फैला हुआ रहता है, तो ये चार्ज इतनी दूर दूर तक, मतलब इतनी ज़्यादा डिस्टेंस से फैला हुआ रहता है कि दूसरी मेटल के नेगेटिव चार्ज से इजीली अट्रैक्ट हो जाता है और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे दो मेटल्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। ये हमने देख लिया मेटेलिक बॉन्ड। एग्जांपल्स ऐसे कौन से हैं जो जिनमें दो मेटल्स आपस में जुड़कर बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, तो जैसे कि कॉपर प्लस जिंक, कॉपर यानी तांबा है ना, तो कॉपर और जिंक आपस में मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है, यानी कॉपर जिंक बना लेती हैं, जो कि क्या है, ब्रास है। ब्रास यानी पीतल है। तो पीतल क्या है, पीतल दो मेटल्स का मिक्सचर है, यानी पीतल एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कॉपर और जिंक दो मेटल प्रेजेंट रहती हैं और मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए रहती हैं। ऐसे ही अनदर एग्जांपल है कॉपर एंड टिन। ये कॉपर और टिन आपस में जुड़कर बनाते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जानते हैं आप, कांसा यानी कांस्य। तो इस टाइप से दो मेटल्स भी आपस में जुड़ करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसे हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो आज हमने ये देखे थे कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, और आपको बता दूं कि मेटेलिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी कैसी होती है। ये भी रिजिड होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं एंड ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब बात आती है, यहाँ पे हमने सारे एग्जांपल्स देख लिए, तो आज हमने 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉन्ड्स पढ़े टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स में, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। आई होप आपको ये चारों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और आगे भी हम और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग से रिगार्डिंग और अदर केमिस्ट्री टॉपिक से रिगार्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। I should fuck her in the Benz.